हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 4th आपका मैंने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, जिसमें हमने कंपनी के डेफिनेशन को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को, शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, शेयर किसे कहते हैं, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल कैसे कहते हैं, ये हमने अभी तक समझा है। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को अभी तक हमने देखा है। अब हम जो आपका कंपनी स्टार्ट किया है उसका जर्नल एंट्री किस तरीके से बनता है वो हम आपको आज बताएंगे। तो जर्नल एंट्री का यहाँ पर कोई भी रूल चेंज होने वाला नहीं है। जैसे आपने सोलो प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में जर्नल एंट्री बनाया था, जैसे आपने पार्टनरशिप के बिजनेस में जर्नल एंट्री बनाया था, वैसा ही जर्नल एंट्री आपके कंपनी अकाउंट में भी बनेगा। यानी जर्नल एंट्री का कोई रूल चेंज नहीं होगा। जो हमने क्लास 11th में जो रूल पढ़ा था या जितने भी हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ा था, सारे चीज़ का यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। हम सभी चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जर्नल एंट्री का कोई रूल चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और अकाउंटिंग जो है वो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अकाउंटिंग रूल जो है आपका डेबिट क्रेडिट का रूल है, उस पर बेस्ड है। तो हम सारा काम वैसे ही करने वाले हैं। बस आपका कंपनी में पैसे लेने का जो तरीका है, यानी बिजनेस को ग्रो करने का तरीका, जो पब्लिक से कंपनी शेयर इशू करती है और पब्लिक से जो पैसा कंपनी लेती है तो वो इंस्टॉलमेंट में लेती है, इसलिए थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, लेकिन जर्नल एंट्री का कोई रूल यहाँ पर चेंज नहीं होगा। देखते हैं कैसे। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में क्लास 11th में पढ़ाया है, जो सबसे छोटे लेवल का बिजनेस होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच, सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के बारे में, जिसमें एक सिंगल ओनर होता है और ये सिंगल ओनर जो है वो सारे बिजनेस को चलाता है। जितना भी बिजनेस का एसेट है इसी सिंगल ओनर का है, और बिजनेस का जितना लायबिलिटी है वो भी इसी का है। जो प्रॉफिट होगा वही एक सिंगल ओनर को जाएगा, और अगर कोई लॉस होता है तो इसी सिंगल ओनर को सारा लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस। इसमें आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, आपने एक जर्नल एंट्री बनाया था। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में आपने लिखा था कैश अकाउंट डेबिट टू, यहां पर आपने लिखा था कैपिटल अकाउंट। यहां पर मान लो इस ऑनर का नाम राम है, तो आप यहां पर राम्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो। लेकिन हमको पता ही है कि जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप का है, मतलब ये जो कैपिटल है वो राम का ही है, इसलिए यहाँ पर राम्स कैपिटल अकाउंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कैश आया और बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ गया, यानी क्रेडिट द गिवर आप इसको बोल सकते हो। राम ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो डेबिट वार्ड कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, या बिजनेस का एसेट बढ़ गया कैश तो डेबिट किए, लायबिलिटी बढ़ गया तो हमने यहाँ पे इसको क्रेडिट किया। रूल तो सारा आपको हम समझा दिया है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, जनरली हम लोग कैश लिखते थे। इसके बाद हमने बात किया था पार्टनरशिप के बिजनेस का। सेकंड जो बिजनेस था आपका इससे बड़े लेवल का बिजनेस, वो पार्टनरशिप का था, जिसमें 2 से लेकर के 50 पार्टनर तक हो सकते हैं। और ये भी जब कमेंस्ड बिजनेस विद कैश या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश जब हमने बनाया था बुक में, तो इसका भी जर्नल एंट्री हमने बनाया था कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां पर मान लो अगर 3 ऑनर हैं, तीनों का नाम ए बी सी है, तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। यही हमने तीनों जर्नल एंट्री बनाया था। इस टाइप से हमने जर्नल एंट्री बनाया था। यहाँ पर एक ऑनर था इसलिए सिर्फ कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर 2 से लेके 50 ऑनर तक हो सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑनर था तो हमने तीनों का नाम लिखा, क्योंकि हम हर एक ऑनर को पहचानते हैं। मैक्सिमम लिमिट 50 तक है और 50 को पहचानना कोई भारी बात नहीं है, तो हम 50 का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जनरली 20 होते हैं, 25 होते हैं, लेकिन 50 तक होते होते क्या होता है कि वो कंपनी खोल लेते हैं। तो जो भी इसका लिमिट है 2 से लेकर 50 तक है, तो हम 50 का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या नहीं है ये। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी की,
ये हो गया आपका पार्टनरशिप का बिजनेस, जिसमें 2 से लेके 50 पार्टनर तक हो सकते हैं। हम आपको सिर्फ अभी जनरल एंट्री का रूल यहाँ पर समझाएंगे किस तरीके से सारा होगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कैश या बैंक ऑन डेबिट टू ए बी सी कैपिटल अकाउंट लिखते थे हम लोग। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी की, सबसे बड़ा बिजनेस जो होता है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका कंपनी होता है। ये भी कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है। और कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है मार्केट में। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं, तो जो पब्लिक शेयर खरीदती है वो बनते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर बन गए तो इसका मतलब आप कंपनी के ऑनर बन गए। और आपको कंपनी का ऑनर जब बन गया तो कंपनी कमाएगी प्रॉफिट, और उसका आपको अंश मिलेगा, लाभ का अंश मिलेगा, लाभांश मिलेगा। मतलब ऑनर को यानी शेयर होल्डर को जो मिलता है वो डिविडेंड मिलता है। तो यहाँ पर एक कंपनी स्टार्ट हुई है, मान लो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल सेम जर्नल एंट्री बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी में आप कैश अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते हो। ये मैंडेटरी होता है कंपनीज एक्ट में कि आप बैंक अकाउंट को ही डेबिट करो। तो कंपनी में पैसा आया, बैंक ऑन डेबिट। और यहाँ हम लिखेंगे टू एज इट इज, कैपिटल लिखते थे यहाँ। अभी भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम कैपिटल ही लिखेंगे। जर्नल एंट्री का कोई भी रूल चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर राम एक सिंगल ऑनर था, तो राम्स कैपिटल अकाउंट लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमको पता है ये कैपिटल जो है वो राम का ही है, सीधी सी बात है। यहाँ पर ए बी सी का कैपिटल हमको पता है, तो ए बी सी जितना कैपिटल लगाया, मान लो 10 लाख रुपए लगाया, तो 10 लाख 10 लाख 10 लाख 30 लाख रुपए। तो कैश या बैंक बिजनेस में कितना पैसा आ गया, 30 लाख रुपए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर कंपनी शेयर इशू करेगी मार्केट में, और जो शेयर खरीदेंगे वो शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो शेयर खरीदेंगे तो बदले में कंपनी को क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और जो शेयर खरीदे हैं वो शेयर होल्डर कहलाएंगे, और वो कंपनी के ऑनर हैं। और ऑनर का जो पैसा होता है वो कैपिटल होता है। जो ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल 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 कैपिटल। ठीक है। तो ऑनर, आप कंपनी के शेयर खरीदें, आप कंपनी के ऑनर बन गए, और आपका जो कंपनी में पैसा लगेगा, यानी कंपनी का जो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो आपका जो पैसा है कंपनी का, आप ऑनर हैं, तो ये कहलाएगा कैपिटल। अब यहाँ पर कंपनी जो है उसके हजारों शेयर होल्डर हो सकते हैं, लाखों शेयर होल्डर हो सकते हैं। यहाँ पर तो 50 का लिमिट था, 2 से लेकर के 50 पार्टनर हो सकते हैं, 50 का नाम लिखा जा सकता है। यहाँ पर एक सिंगल ऑनर है, नाम लिखो चाहे ना लिखो बात बराबर है आपका। तो यहाँ भी नाम लिखा जा सकता है, यहाँ भी आपका नाम लिखा जा सकता है। लेकिन कंपनी के केस में हज़ारों और लाखों शेयर होल्डर हो सकते हैं। अगर आप एक एक का नाम लिखने यहाँ पर बैठ जाओगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि आप सबका नाम लिख पाओगे। तो ऑनर का पैसा है, और ऑनर का पैसा है वो क्या खरीदे हैं, शेयर खरीदे हैं। तो ऑनर का पैसा को यहाँ पर हम जो कहेंगे वो कहेंगे हम शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। तो देखिए जनरल एंट्री का कोई रूल चेंज नहीं हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहाँ भी हम बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल ही किए हैं। लेकिन हम यहाँ पे शेयर कैपिटल किए हैं, मतलब इस शेयर कैपिटल में वो हजारों लाखों शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, कंपनी का शेयर खरीदा है, वो कंपनी के मालिक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखते हैं। बात क्लियर है। तो जनरल एंट्री का कोई भी रूल यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अब मान लो कंपनी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। कंपनी को कितने की ज़रूरत है, 1 लाख। तो यहाँ पर कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आना चाहिए, शेड्यूल्ड बैंक में 1 लाख, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कितना, कैपिटल ऑनर का 1 लाख। कंपनी को 1 लाख की ज़रूरत है, तो कंपनी क्या जनरल एंट्री बनाएगी, कंपनी बनाएगी बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख से। अब इसके हम थोड़ा सा जनरल एंट्री के रूल को समझेंगे कि किस तरीके से एक्चुअली में हम कंपनी के जनरल एंट्री को बनाते हैं। देखिए, अब जाहिर सी बात है कंपनी है तो वो शेयर इशू करेगी मार्केट में। और मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, 10,000 शेयर इशू किया, और एक शेयर का जो दाम था वो था आपका मान लो 10 रुपये, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस 10 रुपये को फेस वैल्यू, क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। यानी एक शेयर का जो दाम होता है, उस शेयर पे जो दाम लिखा होता है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम बात समझा देते हैं आपको। फेस वैल्यू,
₹10 का शेयर है यहाँ पर, ये कंपनी का क्या है, फेस वैल्यू है। अगर कंपनी ₹10 पर ही शेयर इशू करती है मार्केट में तो इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। इशू ऑफ शेयर एट पार यानी ₹10 का शेयर है, ₹10 पे ही इशू की, तो मतलब कंपनी किस पे शेयर इशू कर रही है, एट पार पे। ₹10 का कीमत है, ₹10 पे। कंपनी रेपुटेड कंपनी है ना। जैसे आपको मैंने छठ पूजा का एग्जांपल दिया था कि सब्जियां मार्केट में बिकती है, तो जब उसका डिमांड जो है कम होता है तो रेट भी कम करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई छठ पूजा का त्यौहार है या इस तरह से कोई फेस्टिवल का टाइम होता है तो उस समय फल का, फ्रूट्स का दाम या सब्जियों का दाम क्या होता है, काफ़ी बढ़ जाता है। लेना है लो, नहीं तो जाओ। उसी तरीके से यहाँ पर कंपनी क्या करती है कि बहुत रेपुटेड कंपनी है तो वो अपने शेयर को प्रीमियम पे भी बेच सकती है। मतलब ₹10 का कीमत है लेकिन वो बोलती है कि नहीं ₹10 नहीं, हम ₹12 लेंगे। यानी 10 तो फेस वैल्यू है और 2 तो अब इसका जो वैल्यू हो गया एक शेयर का वो हो गया ₹12। ये ₹2 जो है वो प्रीमियम है। तो मतलब कंपनी 10 के शेयर को ₹12 में बेचेगी तो इसे हम कहेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, क्योंकि ₹10 से ऊपर की कीमत पे बेची है। तो अब इसका फेस वैल्यू कितना हो गया, ₹10 नहीं, अब इसका एक शेयर का दाम हो गया ₹12 और ₹12 ₹2 कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है तो इसीलिए हम इसको कहेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ये कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू कर रही है। अच्छा, तो आप बोलोगे कि डिस्काउंट पे भी हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर कंपनी ₹10 का शेयर ₹8 में या ₹9 में यानी 10 से कम में बेचेगी तो इसे हम बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। ये हम कहेंगे इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। लेकिन कंपनी जो है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है आपका, वो इस बात को कहता है, ये कहता है कि आप शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो। ये प्रोहिबिटेड है, ये अब अलाउ नहीं है कंपनीज एक्ट में कि आप शेयर को डिस्काउंट पर इशू करें। आप या तो पार पे कर सकते हो या एट प्रीमियम पे कर सकते हो, लेकिन शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो। कंपनीज एक्ट 2013 ये बात कहता है। 2013 से पहले शेयर को डिस्काउंट पर भी इशू किया जाता था, यानी फेस वैल्यू से कम पर इशू किया जाता था। लेकिन जब नया कंपनी एक्ट बना 2013 तो उसमें आपको डिस्काउंट हटा दिया गया। यानी आप शेयर को ₹10 के शेयर को ₹10 पे इशू कर सकते हो या ₹10 के शेयर को ₹12, ₹13 यानी प्रीमियम पे आप इसको इशू कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पार के केस को लेकर चलेंगे, यानी ₹10 का शेयर ₹10 पर ही बेचा जा रहा है, यानी इशू किया जा रहा है। चलिए, ये बात आपको समझ में आई, इसको हम हटाते हैं। अब यहां पर कंपनी मान लो एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहती है जिसके लिए कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। रुपया चाहिए तभी तो बिजनेस करेंगे। तो पैसे के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए कंपनी ने अपने ऑथोराइज कैपिटल में से कुछ शेयर को इशू किया। ऑथोराइज्ड कैपिटल में से मान लो जो भी होगा आपका, उसमें से 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किया। 10,000 शेयर और एक शेयर का दाम था ₹10। याद रखिएगा कंपनी को चाहिए कितना, ₹1,00,000। तो अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू करेगी और एक शेयर का दाम जो है अगर ₹10 है तो आप इसको इंटू कर लो तो कंपनी के पास कितना आ जाएगा, ₹1,00,000 आ जाएगा। क्लियर है। और कंपनी इससे अपने नए प्रोजेक्ट को, नए बिजनेस को शुरू कर सकती है, अपना एक्सपेंशन कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है, बिजनेस को बढ़ा सकती है। ठीक है। अब ये कंपनी जो है जो ₹10 का आपका फेस वैल्यू है लेगी, तो कंपनी जो है एक बार में ही पैसे को नहीं लेती है, वो इंस्टॉलमेंट में पैसे को ले सकती है। तो बेसिकली 4 इंस्टॉलमेंट जो है आपको पढ़ना है। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। अभी हम बताएंगे क्यों इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है वो होता है आपका एप्लीकेशन, फिर होता है दूसरा इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट, तीसरा होता है आपका फर्स्ट कॉल और चौथा होता है आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी इस ₹10 को फेस वैल्यू का ले सकती है। अब किस तरीके से कंपनी लेगी वो समझना। मान लो कि आपका एप्लीकेशन में कंपनी मांगी कि आप ₹3 दो, 10,000 के शेयर के हिसाब से ₹3, यानी ₹3 के हिसाब से 10,000 शेयर का
30,000 रुपये एप्लीकेशन में आ जाएगा। इसके बाद फिर बोलेगी कि दूसरा इंस्टॉलमेंट में आप यहाँ पर 2 रुपया दो। फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट जो कि फर्स्ट कॉल है इसमें फिर से बोलेगी कि 3 रुपया दो, और चौथा कॉल में बोलेगी कि फाइनल कॉल में बोलेगी आपको कि यहाँ पर 2 रुपये के हिसाब से पैसा दो। तो टोटल फेस वैल्यू कितना हो गया, 10 रुपया। इस तरीके से कंपनी मांगेगी। तो 3 × 10,000 30,000 रुपया, 2 × 10,000 20,000 रुपये अलॉटमेंट में ले लेगी, 3 × 10,000 30,000 रुपये फिर यहाँ ले लेगी, और 2 × 10,000 यानी 20,000 ले लेगी। तो टोटल कंपनी के पास 1 लाख रुपये आ जाएगा। तो यही 4 इंस्टॉलमेंट बनाया गया है। 4 इंस्टॉलमेंट के बाद क्या कोई 5वां इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है? इसके आगे भी आप इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, कंपनी बना सकती है? तो जी बिल्कुल बना सकती है। ये कंपनी की मर्जी की कितने इंस्टॉलमेंट में वो पैसा ले, लेकिन जो अभी हमको पढ़ाई करना है उसमें आपको 4 इंस्टॉलमेंट दिखेगा। सबसे पहले आप अप्लाई करने से किसी को रोक नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी कॉलेज में 2000 सीट है तो लोग 2000 ही सीट के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। हो सकता है 5000 के लिए एप्लीकेशन आ जाए, तो एप्लीकेशन तो ज़्यादा आ सकता है, लेकिन सीट कितना है, 2000। तो हम सिर्फ अलॉटमेंट जो है वो 2000 लोगों को ही कर सकते हैं। इसलिए आप अप्लाई करने से यहाँ पर फिलहाल किसी को रोक नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन जितने लोग चाहे उतने लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का एग्ज़ाम होता है, या कोई भी एग्जामिनेशन आप ले लो, तो जितना सीट होता है उससे ज़्यादा का रिक्रूटमेंट होता है। मतलब जितना सीट है, अगर मान लो 5000 का सीट है तो हो सकता है कि इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो 50,000 तो बहुत कम बोल रहे हैं, आपका 2 लाख 5 लाख भी एप्लीकेशन आ सकता है। तो आप अप्लाई करने से किसी को नहीं रोक सकते। तो इसी तरीके से यहाँ पर कंपनी भी जो है किसी को अप्लाई करने से नहीं रोक सकता। एप्लीकेशन जितना मर्जी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हाँ कंपनी का एक रूल है कि आप जो है एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन का पैसा भी, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी आपको देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप हज़ारों लोग कंपनी में अप्लाई कर दिए और उसमें पैसा नहीं दिए, एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिए। तो कंपनी जो है वो बिज़नेस करने बैठी है, और अगर आप एप्लीकेशन का सिर्फ भर के दे दोगे एप्लीकेशन और पैसा नहीं जमा करोगे, बाद में बोलोगे कि नहीं हमको नहीं बनना है शेयर होल्डर, हमको आपकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, हमको आपकी कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पैसा नहीं लगाना है, तो क्या इस तरीके से कंपनी चलेगी? नहीं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी एप्लीकेशन का पैसा हर किसी को देना होगा, और जिसको सिलेक्शन हुआ है, जो शेयर होल्डर बने हैं, उसका पैसा कंपनी में रखा जाएगा, और बाकी जिनका पैसा नहीं, जिनको शेयर होल्डर नहीं बनाया गया है, कंपनी में नहीं उनको एडमिट किया गया है, उनके पैसे को वापस कर दिया जाएगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर एप्लीकेशन। इसके बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट यहाँ पर क्या है, अलॉटमेंट। उसको जो शेयर होल्डर बन गए हैं उनको सारे शेयर का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर आगे उनको कॉल का पैसा मांगा जाएगा कि दीजिए आप ऑनर बन गए हैं, आप मालिक बन गए हैं, शेयर खरीदा है आपने, आप कंपनी के मालिक बन गए हैं, अब अलॉटमेंट का पैसा दीजिए, आप फर्स्ट कॉल का या सेकेंड कॉल का पैसा दीजिए, आपसे कंपनी मांगेगी पैसा और आपको देना होगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर। तो इस तरीके से कंपनी, अब कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट या 5 इंस्टॉलमेंट क्यों रखती है? तो इसका रीज़न है कि एक तो शेयर होल्डर पे भी दबाव नहीं पड़ेगा, उनको भी इंस्टॉलमेंट में। आप अपने गाड़ी का पैसा, जो मान लीजिए गाड़ी आप खरीदते हैं, तो आप पैसा उसका इंस्टॉलमेंट में पे क्यों करते हैं? क्योंकि आपको एक बार में बर्डन ना पड़े। इसीलिए यहाँ पर भी कंपनी चाहती है कि किसी शेयर होल्डर पर एक बार में बर्डन ना पड़े, एक बार में पैसा हम उससे नहीं मांगे, इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगे तो देने में भी आसानी रहेगा और कंपनी को लेने में भी आसानी रहेगा। लेने में क्यों आसानी रहेगा? कंपनी जैसे एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, एक बिल्डिंग बना रही है, तो सबसे पहले कंपनी ज़मीन खरीदेगी। तो मान लो ज़मीन खरीदने के लिए कुछ पैसा चाहिए होगा, तो वो एप्लीकेशन से आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें 10,000 शेयर है तो कंपनी के पास कितना आ जाएगा? 30,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। तो 30,000 से ज़मीन खरीद सकती है, हालांकि बहुत छोटा रकम है, ये कई गुना बड़ा रकम इसका होता है, हम आपको छोटे एग्जांपल से समझा रहे हैं। तो 30,000 में कम से कम एक लैंड परचेस हो गया, स्मॉल वैल्यू है, हम पता है 30,000 में आजकल कोई ज़मीन मिलेगा नहीं कहीं पर, लेकिन फिर भी 30,000 में यहाँ पर लैंड परचेस कर लिया। अब इस पर बनाना है बिल्डिंग, तो दूसरे इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगेगा 10,000 शेयर के हिसाब से। कंपनी के पास 20,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, तो अब इसका बिल्डिंग बना सकती है। इसके बाद फिर यहाँ पर तीसरा इंस्टॉलमेंट मांगा जाएगा और बिल्डिंग बनाने के लिए फिर यहाँ पर 30,000 रुपये आएगा। फिर बिल्डिंग के अंदर पूरा काम होगा, फिनिशिंग होगा। लास्ट में जब आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करोगे, इसको फिनिश करोगे, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगोगे और आप यहाँ पर 10,000 शेयर का पैसा मांगोगे, तो आपके पास 20,000 रुपये आएगा और आपका ये पूरा प्रोजेक्ट बन करके, ये पूरा बिजनेस आपका नया यूनिट बन करके तैयार है। अब आप इसमें बिजनेस कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसी
इसीलिए कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट होता है पैसे का, वैसे वैसे कंपनी जो है यहाँ पर पैसे लेती है। इसीलिए इंस्टॉलमेंट वाइज पैसे लेगी। अगर कोई शेयर होल्डर एक बार में पैसा दे देगा तो बोलेगा कि हम सारा पैसा दे दिए हैं एक बार में, कंपनी क्या काम कर रही है हमको दिखाइए। तो इस तरीके से नहीं होगा। शेयर होल्डर का जो हैसियत होता है वो वैसा ही होता है जैसे आप बस का टिकट कटाते हो और जितने दूर का आपने टिकट कटाया है, जहाँ तक का टिकट आपने लिया है, वहीं तक के से आप ऑनर से लड़ाई कर सकते हो, बाकी कुछ आप लड़ाई उससे नहीं कर सकते हो। क्लियर है बात यहाँ पर। तो शेयर होल्डर क्या है, आपका मुख्य दर्शक है। एनुअल जनरल मीटिंग होता है जिसमें शेयर होल्डर को बुलाया जाता है। आप कंपनी के ऑनर हैं, लेकिन आपको सिर्फ मतलब है डिविडेंड से, लाभांश से, बाकी कुछ आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी यहाँ पर पैसा लेती है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बारे में, जो लास्ट वीडियो में शायद आपका रह गया था थोड़ा सा समझाने का। ये हम आपको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। कंपनी जनरली 2 टाइप के शेयर को इश्यू करती है मार्केट में। एक है आपका इक्विटी शेयर्स और दूसरा जो है आपका वो है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स, ये 2 टाइप का शेयर है। दोनों जो आपका ऑन पब्लिक खरीदेगा शेयर, वो दोनों कहलाएगा ऑनर। यानी अगर आप कंपनी के शेयर को परचेस किए हो तो आप कंपनी के कहलाओगे ऑनर। लेकिन जो ट्रू ऑनर अगर कहा जाए कौन होता है, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर वाले होते हैं। क्या होता है इक्विटी शेयर होल्डर वाले, बताते हैं हम इसको पहले। इक्विटी शेयर होल्डर जो है तो वो कंपनी के रियल ऑनर होते हैं। रियल ऑनर मतलब अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो इनको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर वाले को पैसा मिलेगा। अगर बिजनेस को लॉस भी होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कोई भी डिविडेंड के तौर पे पैसा नहीं मिलेगा, लॉस इनको भी बेयर करना पड़ेगा। ये इक्विटी शेयर होल्डर वाले हैं, क्योंकि ये कंपनी के रियल ऑनर हैं। प्रॉफिट होगा तो लेंगे, पैसा मिलेगा डिविडेंड, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वाले को आपको एक फिक्स रेट से 6% या 7% के रेट से इनको डिविडेंड मिलता है। तो पहले प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड दिया जाएगा और अगर फिर डिविडेंड बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को दिया जाएगा, क्योंकि ये कंपनी के रियल ओनर है। दूसरा, इक्विटी शेयर का क्या फ़ायदा है, आप कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर वाले का वोटिंग राइट होता है। यानी कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुना जाता है। कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो यहाँ पर चुनते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इनके पास वोटिंग राइट होता है। ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वोट करके चुन सकते हैं। और पब्लिक लिमिटेड अगर कंपनी की हम बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एटलीस्ट 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए। और वो कौन चुनेंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले। वोटिंग राइट इनके पास होता है, लेकिन आपका प्रेफरेंस शेयर वाले होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। क्लियर है बात। इनको एक फिक्स रेट से, परसेंटेज से मिलेगा और इनको मार्केट पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। इनको वोटिंग राइट होता है, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। और क्या, अगर कंपनी बंद हो रही है तो कैपिटल वापस करना होगा कंपनी को, तो जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले हैं इनको पहले कैपिटल वापस किया जाएगा और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कैपिटल वापस किया जाएगा। जैसे होता है ना प्रेफरेंस शेयर, नाम ही से पता चला पहले प्रेफरेंस मिलेगा इनको, फर्स्ट प्रेफरेंस है, सब कुछ इनको पहले पहले मिल जाएगा। तो ये सब कुछ होता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। क्लियर है बात। इसके अलावा और भी कोई शेयर होता है, हाँ, एक स्वेट इक्विटी शेयर होता है। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है आपका, स्वेट शेयर इसको हम बोलते हैं। ये शेयर जो है आप कंपनी जो है उनके एम्प्लॉयज़ के लिए इशू किया जाता है, मतलब एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है ये शेयर। ये शेयर आप मार्केट में नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, उनको ऑनरशिप देने के लिए ये शेयर अपने एम्प्लॉय के बीच में ही कंपनी इशू करती है। जनरली उनका जो रेट, मार्केट रेट होता है उससे कम में इशू करती है, अपने अपने एम्प्लॉयज़ को इशू करती है ये शेयर मार्केट रेट से कम में, ताकि वो मोटिवेटेड रहे, उनको भी लगे कि हाँ कंपनी हमको कुछ समझती है, मेरा एक कंपनी जिसमें हम काम कर रहे हैं, कंपनी भी हमारे बारे में सोच रही है, हमको भी ऑनरशिप दे रही है। तो
कंपनी क्या करती है कि अपने ही एम्प्लॉयज़ को शेयर इशू करती है, जिसे हम स्वेट इक्विटी शेयर यहाँ पे या स्वेट शेयर यहाँ पे हम कहते हैं। क्लियर है बात? तो अलग अलग टाइप्स ऑफ शेयर होता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमको जो पढ़ना है वो इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर है। 4 इंस्टॉलमेंट मैंने आपको बताया। सबसे पहला है आपका 4 इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। ठीक है, ये चारों आपका इंस्टॉलमेंट है और इसका जर्नल एंट्री जो है वो अब हम सीखेंगे। ये 4 आपका जो इंस्टॉलमेंट है, अभी हमने लगता है तमाम थ्योरेटिकल बातें कर ली हैं और तमाम थ्योरेटिकल बातें आपको समझनी ज़रूरी थी। इसका जर्नल एंट्री जो है हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके आगे वाले वीडियो में हम इसका जर्नल एंट्री को आपको सिखाएंगे। आज के लिए आपको इतनी बातें समझना ज़रूरी थी। हम सेम यहीं से अगला क्लास शुरू करेंगे। कैश कैपिटल याद रखिएगा, पार्टनरशिप बिजनेस याद रखिएगा, ABC, और तीसरा जो है वो बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट इंस्टॉलमेंट। 4 इंस्टॉलमेंट आपका, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल कॉल इसीलिए लिखते हैं क्योंकि इसके आगे जो है कोई कॉल नहीं है, तो यही सेकंड कॉल जो है वो फाइनल कॉल है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको सेकंड एंड फाइनल कॉल लेते हैं। क्या कंपनी को इंस्टॉलमेंट बनाने की ज़रूरत है? हर बार कंपनी इंस्टॉलमेंट में ही पैसा लेगी? ज़रूरी नहीं है। कंपनी हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा 10 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन में ही मांग ले, हो सकता है कि कंपनी जो है वो अलॉटमेंट में पूरा पैसा मांग ले, या ऐसा हो सकता है कि कंपनी जो है वो फर्स्ट कॉल में पैसा मांग ले। पूरा पैसा अगर फर्स्ट कॉल तक मांग लेती है, जैसे यहाँ पर देखो 3, 2, 5 रुपया और बाकी कितना बचा? 5 रुपये। तो यहीं पर अगर कंपनी पूरे 5 रुपये के हिसाब से मांग लेगी तो इसी को हम बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि इसके आगे फिर कोई कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका था 3 रुपया। अच्छा, कुछ और थ्योरेटिकल बातें हम आज सीख ही रहे हैं तो सीख ही लेते हैं। कंपनी का 90% शेयर जो है वो सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। 10,000 शेयर है आपका, यहाँ पर टोटल 1 लाख का है, तो इसका 90% यानी 90,000 का शेयर सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। नहीं तो कंपनी को क्या होता है, उसको शेयर को, शेयर होल्डर जो, मतलब शेयर होल्डर नहीं, जो जिन्होंने शेयर के लिए अप्लाई किया था, उनको शेयर का पैसा वापस करना होता है अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो। 90% अगर निकाले 1 लाख का तो कितना आएगा? 90,000 रुपया। तो कहता है कि अगर आपके पास 90,000 आ गया तब तो आप अपने बिजनेस का जो प्रोजेक्ट आपने शुरू किया था वो प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, चला सकते हो, क्योंकि 10,000 का इंतजाम आप कहीं से कर लोगे। लेकिन अगर 90% से 1% भी कम हुआ तो कहता है कि आपको जो है, जो शेयर का पैसा आपने लिया है एप्लीकेशन के तौर पे, जो पहला इंस्टॉलमेंट लिया है, वो आपको वापस करना होगा। वापस क्यों करना होगा? क्योंकि अब ऐसा लगता है कि आपके पास जो शेयर है या सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो आपके पास पैसा कम आ रहा है। पैसा अगर कम आएगा तो आप बिज़नेस को चलाओगे कैसे? आप बिज़नेस को नहीं चला पाओगे। आप नया प्रोजेक्ट शुरू कैसे करोगे जब आपके पास पैसे ही नहीं है, लोग अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, आपके शेयर को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए कहता है कि कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो आपको शेयर का पैसा जो है वो उसके जो जिन्होंने अप्लाई किया है उनको वापस करना होगा। तो यहाँ पर जिसको ऐसा डर होता है कंपनी को कि मेरा 90% जो शेयर है वो सब्सक्राइब नहीं होगा, तो वैसी कंपनियां जो है वो अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती हैं। अंडरराइटर्स वो पर्सन होते हैं जो कंपनी का जो शेयर होता है यानी 90% शेयर को सब्सक्राइब करने में मदद करते हैं। अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन हुआ है कंपनी का तो इस केस में कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा। लेकिन अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है कंपनी कि जो बचा हुआ शेयर है यानी 90% शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए जितना भी बचा हुआ शेयर है, मान लो 85% शेयर सब्सक्राइब हुआ तो 5%, 90% करने के लिए 5% जो है वो सब्सक्राइब कर लेगा आपका अंडरराइटर्स, और आपको कंपनी को शेयर को पैसा वापस करने से बचा लेगा। तो क्या फोकट में काम करेगा, फ्री में काम करेगा अंडरराइटर्स? नहीं, उनको मिलेगा कमीशन। ठीक है, तो इसीलिए कमीशन जो कंपनी जो है वो अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है, और क्योंकि उनका 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाए। क्लियर है बात? इसके बाद कुछ बातें और जानना आपको ज़रूरी है, जैसे 2 कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। कम से कम कितना का डिफरेंस होना चाहिए? 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए, और 14 दिन पहले शेयर होल्डर को नोटिस मिलना चाहिए। यानी कि आपको पैसा, जब आप मान लो कि फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का पैसा मांग रहे हो
तो 14 डेज़ पहले आपका नोटिस कम से कम शेयर होल्डर को मिल जाना चाहिए और कम से कम इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 1 महीने का होना चाहिए। ये सारी बात थी। 90% यहाँ पर शेयर का सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है, नहीं तो शेयर को वापस करना होगा यहाँ पर। तो वापस करने का भी जो होता है वो कंपनी को 15 डेज़ के अंदर, 15 दिन के अंदर, 15 डेज़ के अंदर कंपनी को क्या है, पैसा वापस करना है। अगर 15 दिन के अंदर कंपनी पैसा वापस नहीं करती है, एप्लीकेशन का पैसा वापस नहीं करती है जो कंपनी ने लिया था, क्योंकि उनका सब्सक्रिप्शन 90% से कम है और कंपनी ने कोई अंडरराइटर्स भी अपॉइंट नहीं किया था इसके लिए, तो इस केस में कंपनी को पैसा वापस करना होगा विदिन 15 डेज़, 15 दिन के अंदर। और अगर 15 दिन से ज़्यादा होता है तो 15% के रेट से आपका इंटरेस्ट लगा करके कंपनी को देना होगा। कितना परसेंट लगाना होगा? 15% के रेट से कंपनी को क्या करना होगा, उस पर इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, 15% पर एनम के रेट से। 15 दिन के अंदर पैसा वापस करो। अगर 15 दिन के अंदर आपने पैसा वापस नहीं किया है तो कंपनी को इस पर इंटरेस्ट देना होगा 15% पर एनम के रेट से। क्लियर है इतनी बातें? अब इतना थ्योरेटिकल बात हम लोगों ने सीख लिया है। इसके आगे जो इसका जर्नल एंट्री है, जो कि बहुत आसान है, बस आपको यही तीनों याद रखना है। इसी से हम आपका सारा जर्नल एंट्री क्लियर करवाएंगे इसी एग्जाम्पल के जरिए नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।